नाज़रीन आदाब, खबर दोपहर के साथ मैं हूं हिना जुबैर। नाज़रीन, आज हम खुसूसी बातचीत करेंगे लक्षद्वीप के मामले पर। लगातार हम देख रहे हैं कि लक्षद्वीप इन दिनों सुर्खियों में है। आज हम बात करेंगे कि क्या वाकई में लक्षद्वीप का सकाफती विरसा खतरे में है। आखिर ऐसी क्या इस्लाहात की बात की जा रही है जिसकी वजह से लक्षद्वीप लगातार सुर्खियों में है। हालांकि लक्षद्वीप अपनी खूबसूरती के लिए भी पूरी दुनिया में जाना जाता है। चलिए शुरुआत करेंगे अपनी खुसूसी पेशकश की। लक्षद्वीप के एडमिनिस्ट्रेटर प्रफुल्ल के पटेल सुर्खियों में हैं क्योंकि लक्षद्वीप में इस्लाहात के लिए मुतारफ किए गए कवानीन पर हलचल मच गई है। अपोजिशन जमातें इस्लाहात को गैर जमहूरी करार देकर प्रफुल्ल के पटेल को ओहदे से हटाने का मुतालबा कर रही हैं, जबकि लक्षद्वीप इंतजामिया इन इस्लाहाती इक़दाम का दिफा कर रही है। लक्षद्वीप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एस अस्कर अली का कहना है कि जजीरे की हमाजहत तरक्की के लिए ये इक़दाम किए जा रहे हैं। आपको बताएं कि प्रफुल्ल के पटेल का ताल्लुक गुजरात से है। उन्हें जजीरे की जिम्मेदारी 2020 में सौंपी गई थी। एडमिनिस्ट्रेटर का ओहदा संभालने के बाद लक्षद्वीप में नए कवायद और ज़वाबित मुतारफ़ करवाना उन्होंने शुरू कर दिया। लक्षद्वीप पंचायत रेगुलेशन 2021 को रवां साल फरवरी में मुतारफ़ कराया गया और इसके ज़रिए मुंतखब पंचायत बॉडीज़ के इख्तियारात वापस ले लिए गए। एक और बात जो सामने आई कि जिन अफराद के 2 से ज़्यादा बच्चे हैं उनको इलेक्शन लड़ने से नाअहल करार दे दिया। एडमिनिस्ट्रेटर ने लक्षद्वीप में जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ा कानून 2021 के निफाज के ज़रिए नए कानूनी इस्लाहात को मुतारफ़ करवाया, जिसके रूह से गाय के गोश्त पर पाबंदी है। मज़ीद ये कि लक्षद्वीप में अब शराबनोशी की इजाज़त है। लक्षद्वीप में एक और कानूनी इस्लाह की गई, गुंडा एक्ट मुतारफ़ किया गया। दरअसल इन इस्लाहात को अपोजिशन लक्षद्वीप की सकाफती शिनाख्त के लिए ही ख़तरा बता रही है और इसी पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ 2 ख़ास मेहमान भी मौजूद रहेंगे। उनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये वाकई में जो इस्लाहात किए जा रहे हैं ये लक्षद्वीप के जो लोग हैं, लक्षद्वीप के जो मकामी लोग हैं, उनकी इस्लाहात के लिए किए जा रहे हैं या फिर कोई सियासी अवामिल इसके पीछे कार्य फरमा है। हालांकि आपको बताएं कि जो तमाम नॉन बीजेपी पार्टीज़ हैं उन्होंने बाकायदा इसके खिलाफ आवाज़ उठाई है। चलिए हमारे साथ हमारे 2 ख़ास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं, उनसे हम सबसे पहले आपका तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे बहुत ही ख़ास मेहमान शुभेंदु शेखर जी, जो कि बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं, बीजेपी के तर्जुमान हैं। शुभेंदु जी, बहुत बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे न्यूज़ 18 उर्दू की खुसूसी पेशकश पे। साथ ही हमारे एक और ख़ास मेहमान अमरीश सक्सेना जी, तज्ज़िया निगार हैं। मुख्तलिफ जो मौज़ूआत हैं उन पर हम इनसे तज्ज़िया लेते रहते हैं। अमरीश जी, आपका भी बहुत बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे न्यूज़ 18 उर्दू की इस खुसूसी पेशकश पे। शुक्रिया शुक्रिया। सबसे पहले शुरुआत शुभेंदु जी आपसे करना चाहेंगे। लक्षद्वीप अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता रहा है, लेकिन अब कहीं ना कहीं अपनी पॉलिटिकल वजहों के लिए सुर्खियां बना हुआ है। क्या कुछ आपका पहला इस पर रिएक्शन? देखिए, लक्षद्वीप के डेवलपमेंट के लिए बहुत समय से केंद्र सरकार कोशिश कर रही थी और लक्षद्वीप एक ट्राइबल के तरीके से वहां पे वर्क हो रहा था। वहां पे टूरिज्म बढ़ नहीं रहा था, वहां पे लोगों के लिए जो उनका पर कैपिटा इनकम है वो कम थी। उस सबको ध्यान में रखते हुए एक 11 चेंजेस किए गए और जो प्रफुल्ल खोटा पटेल जी ने इसका चार्ज लिया दिसंबर 2020 में, तब उन्होंने वहां के जो लोग थे, एडमिनिस्ट्रेशन था, उनके साथ बैठ के बहुत बड़ा एक वर्किंग हुआ और उसके बाद कुछ 11 चेंजेस किए गए, 11 चेंजेस किए गए जो भारत के बहुत सारे स्टेट्स के अंदर एप्लीकेबल हैं। और उस एप्लीकेबल में आप देखिए ना, जहां जहां पे थोड़े से ट्राइबल्स लोग रहते हैं, जब उनका डेवलपमेंट किया जाता है तो थोड़ा बहुत अपोजिशन उसका फायदा उठाने का कोशिश करता है और वही कर रहा है कांग्रेस।
इन्होंने पिछले 70 सालों में कोई डेवलपमेंट नहीं किया लक्षद्वीप का। जहां लक्षद्वीप था वहां अभी भी है। आप सोचिए, लक्षद्वीप में यदि कोई टूरिस्ट जाता है तो एक पर्टिकुलर जगह को छोड़ के बाकी सब जगह पर जो वहां पे उनको जाने के लिए कोई फॉरेनर ट्रेवल हो तो वो अपना लिकर नहीं लेके जा सकता। ऐसे बहुत सारे पॉइंट थे, उन सब पॉइंटों को सुधार के दृष्टि से इसको लाया गया है। शुभेंदु शेखर जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक। आपका अपना ये नजरिया है कि वहां पर सुधार के लिए इन तमाम चीजों को लाया गया, लेकिन दूसरी जानिब यही तो लक्षद्वीप की अपनी खूबसूरती है। जिस तरह से वहां पर अभी तक लोग रहते आए हैं, यही तो उनका एक तहजीब है, उनकी कल्चर है, जिसकी वजह से उसको पूरी दुनिया में जाना जाता है। उसको छेड़ना क्यों जरूरी है? हिना जी, मैं इस पे जवाब देना चाहूंगा। सबसे पहला पॉइंट है प्रोविजन ऑफ द स्लॉटिंग विदाउट परमिशन। मतलब आप किसी भी एनिमल को जो प्लेस दिया गया है, दिल्ली में भी जैसे है, जहां पे स्लॉटिंग हाउसेस है वहीं पे किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि रोड पे खड़े होकर स्लॉट कर दिया जाए। इसीलिए पहला कानून यह है, इसमें क्या उनकी सोशल और उनकी जो ट्रेडिशनल एक्टिविटी खराब होने वाली है। दूसरा है लैंड रेगुलेशन। इसमें क्या है कि जो भी रोड बनेगी, जो भी उसके कंस्ट्रक्शन होगा, उसमें जो लैंड चाहिए होगी वो सरकार ले सकती है। पूरे इंडिया में हर जगह पे रूल ये है। ये डेवलपमेंट के लिए होता है कि कहीं पे किसी का घर आ गया और रोड आ रही है तो उसको शिफ्ट करते हैं, उसका मुआवजा दिया जाता है, अगल बगल उसको शिफ्ट किया जाता है। सेकेंड रूल है प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज। जो लोग वहां पे एंटी सोशल एक्टिविटीज कर रहे हैं, शुभेंदु जी, इन तमाम चीजों पर हम आपसे एक एक करके ही बात करेंगे। जिन सोशल एक्टिविटीज की आप बात कर रहे हैं, हम ये भी जानते हैं कि लक्षद्वीप ही एक ऐसा मुकाम है जहां पर जीरो क्राइम भी देखा गया है और बाकायदा इसका रिकॉर्ड भी है। साथ ही साथ हम अब इस वक्त हम रुख करना चाहेंगे अमरीश सक्सेना जी का। अमरीश जी, जिस तरह से हम अभी ये तो सियासी हम बात कर रहे थे, आपसे हम जानना चाहेंगे एक यूनियन टेरिटरी और ख़ासतौर पर अगर लक्षद्वीप की बात करें, शुरू से ही हम पढ़ते आए हैं, देखते आए हैं, बेहद खूबसूरत जजीरा, एक पुरसुकून जगह, लेकिन अब इसी खूबसूरत पुरसुकून जजीरे में यहाँ की लहरों में क्यों इस कदर तूफान बर्पा किया जा रहा है? आपसे थोड़ा सा हम यहाँ के कल्चर के बारे में भी जानना चाहेंगे। देखिए, लक्षद्वीप एक आइलैंड है और करीब 18 आइलैंड को मिला के इसको बनाया गया है। और जिस तरह से हमारे दो और आइलैंड्स हैं, जैसे कि दमन है, दीव है, दादरा नागर हवेली है, लेकिन जो पूरी अप्रोच है इस जितने भी हमारे इस तरह के आइलैंड्स हैं, जैसे कि अभी बहुत रिसेंटली केंद्र सरकार ने किया कि दमन दीव को और दादरा नागर हवेली को मिला के एक कॉमन यूटी बना दिया। अब जो मेजर प्रॉब्लम है इस सरकार की, और खासतौर से जो प्रफुल्ल पटेल हैं, जैसा मैं समझ पाता हूँ, इनके पास थोड़ा सा लैक ऑफ ओरिएंटेशन है। उन्हें पता नहीं है कि उन्हें क्या करना है, और जो भी चीजें हैं उनको लगता है कि थोड़ा डिस्टर्ब करके ही कुछ बड़ा किया जा सकता है। विकास की भी अलग तरह की परिभाषाएं हैं, क्योंकि अगर विकास करना है तो जिस तरह से गोवा को स्टेटहुड दिया हुआ है, अगर दमन दीव और दादरा नागर हवेली को मिलाया गया तो इनको भी एक स्टेटहुड दिया जा सकता था। अगर लक्षद्वीप को भी आगे कुछ डेवलपमेंट की बात है तो उसको और अपग्रेड किया जा सकता है, स्टेटहुड दिया जा सकता है, या स्टेटहुड ना भी हो। जिस तरह का सिस्टम है, अगर हम देखें खासतौर से लक्षद्वीप में 3 तरह का हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव या गवर्नेंस का सिस्टम है। चूंकि आबादी बहुत कम है तो एक एमपी वहां से होता है जो अभी एनसीपी के एमपी हैं वहां से। इसके बाद वहां पर पंचायती राज सिस्टम है जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का सिस्टम है, और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर है। एडमिनिस्ट्रेटर की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे जितनी भी ये हमारे आइलैंड्स हैं, यूटीज हैं, हमेशा से ये एक प्रैक्टिस रही है कि यहाँ पे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, आईएएस या आईपीएस, उन्हीं को एडमिनिस्ट्रेटर बनाया जाता था। लेकिन अभी 2 साल से जो केंद्र सरकार ने सारी अपनी स्ट्रेटेजी बदली है। क्यों बदली है ये तो खैर उनको ही पता होगा। उन्होंने पॉलिटिशियंस को रोप इन करना शुरू किया है। तो इससे पहले जो लक्षद्वीप में एडमिनिस्ट्रेटर थे, उनके बाद चूंकि उनकी अनटाइमली डेथ हो गई शर्मा जी की, तो ये प्रफुल्ल पटेल को यहाँ का चार्ज दिया गया। इससे पहले वो दमन दीव भी देख रहे थे।
तो वो जिस दिन से आए हैं उन्होंने नए तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस लाने शुरू कर दिए हैं, और ये किस तरह का डेवलपमेंट वो करना चाहते हैं नहीं पता, लेकिन अगर जिसके लिए डेवलपमेंट करना चाहते हैं, जो लोकल पॉपुलेशन है, अगर उनमें रेसिस्टेंस है, तो फिर किसके लिए ये डेवलपमेंट हो रहा है? अगर वो ये एक बात है कि अगर देश के और हिस्सों से लोग के वहां जाने की या टूरिज्म की बात है, तो टूरिज्म निस्संदेह एक अच्छी चीज है, देश के हर भाग के लोगों को वहां जाने की इजाजत होनी चाहिए, लेकिन टूरिज्म भी कितना और क्या, जब हम टूरिज्म को बढ़ा रहे हैं तो क्या जो लोकल कल्चर है उसको हम इंटैक्ट रख पा रहे हैं? देखिए हर जगह की, और खासतौर से इस तरह के जो आइलैंड हैं जो बहुत ही प्योर हैं, अभी अगर हम देखें तो दमन दीव या दादरा नागर हवेली और ये लक्षद्वीप, और दूसरी तरफ अगर हम देखें अंडमान और निकोबार, और खासतौर से लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार इस तरह के आइलैंड हैं जो अभी भी बहुत प्योर हैं। प्योरिटी से मेरा मतलब है, अगर हम फ्लोरा और फौना की बात करें, पूरी जितनी नेचुरल डाइवर्सिटी की बात करें, जितना जो ओरिजिनल कल्चर है इंडिया का, पुराना कल्चर है, उसके प्रिजर्वेशन की बात करें, तो ये बहुत ही अलग तरह के आइलैंड हैं। अगर हम इस तरह के कानून ले आए और इस तरह के मेजर्स ले आए, और एक के बाद एक लगातार इस तरह के मेजर्स ले आए, जो सारा लोकल पॉपुलेशन अफेक्टेड हो जाए, जी अमरीश जी, बिल्कुल सही आपने कहा कि वहां पर लोग जाते ही इसलिए हैं ताकि उन्हें सुकून मिले। अब अगर उसी जो सुकून की तलाश में लोग जा रहे हैं उनको कानून में कैद कर दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं आवाज तो उठेगी ही। शुभेंदु शेखर जी, आप बात कर रहे थे क्राइम की, लेकिन हम देखते हैं कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड 2019 में साफ तौर पर यह कहा गया था कि वहां पर कोई क्राइम ही नहीं है, नील आया था, जीरो आया था। यह बहुत अच्छी बात थी। कोरोना की अगर हम बात करें, जो फर्स्ट फेज था, कोरोना का एक भी केस वहां पर नहीं आया था। साथ ही साथ लोगों की ये शिकायत है कि जो आप लैंड लॉ की बात कर रहे थे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनकी जमीनों पर कब्जा किया जाएगा। ये तमाम चीजें एक तरफ, वहां के जो लोकल लोग हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि उनसे बात ही नहीं करी गई, बल्कि उनके ऊपर इस तरह के कानून थोपे जा रहे हैं। हिना जी, मैं सबसे पहले तो ये पॉइंट बोलता हूं कि इसकी एक मीटिंग पहले हो चुकी है जिसमें सभी पार्टी कांग्रेस और एनसीपी थे, और कल 27 तारीख को भी दूसरी मीटिंग हुई है जी। और अगली जो मीटिंग होगी वो 7 तारीख को होने वाली है जी। 7 तारीख की डेट अभी फिक्स नहीं है, 1-2 दिन में हो जाएगी। तो ये सभी पार्टियों को मीटिंग की जा रही है, ऐसा नहीं है कि किसी को मालूम नहीं, जो कि कल ही मीटिंग हुई है, मैं आपको बता रहा हूँ जी जी जी। दूसरी चीज, जो 11 पॉइंट्स हैं इसमें कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो वहां के नागरिकों के विरुद्ध है। सपोज करिए वहां पे कोई क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं है, तो फिर क्यों ये लॉ को यूज ही नहीं होगा? ये तो इस तरीके से लॉ इसलिए बनाया जाता है कि यदि हुआ तो यूज होना है। यदि कोई रोड बन रही है तो सामने कोई हट आ गई है तो उसको उसका मुआवजा देके साइड करके रोड बनाना ही पड़ेगा। लास्ट 70 सालों से यदि कांग्रेस ने उसको डेवलप नहीं किया, आज यदि वो लक्षद्वीप डेवलप किया होता तो वर्ल्ड की एक बहुत बड़ी टूरिस्ट प्लेस होती वो, पर उसको उस तरीके से डेवलप करा जा रहा है तो अब ऑब्जेक्शन हो रहा है। और आप एक एक पॉइंट को ले लीजिए, वहां के गवर्नमेंट जो हस्बेंड्री है, जो लगातार गवर्नमेंट की जो उसको मेंटेन कर रही थी पिछले 10 सालों से 20 सालों से वो लगातार लॉस पे थी, तो अब उसको प्राइवेटाइज किया जा रहा है। उसमें भी क्या प्रॉब्लम है? यदि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं स्टेट्स के अंदर जो यदि फिजिबल नहीं होती है गवर्नमेंट के द्वारा, तो उनको लोगों को, और 31 मई तक उसमें कहा गया था कि जो उसके अंदर एनिमल्स हैं वो उनको दिए जाएंगे, मतलब उनको ऑक्शन किया जाएगा। तो ये बड़े सिस्टमेटिक तरीके से किया जा रहा है। कांग्रेस और एनसीपी इसमें राजनीति कर रही है, जो कि इन्होंने ही पहले की मीटिंग, जो फर्स्ट मीटिंग में जब इसका ड्राफ्ट बना था तब इन्होंने उसको ओके किया। फिर इनको लगा कि इस अवसर में अपनी कुछ हम इस रूल्स के अगेंस्ट में कुछ पॉलिटिक्स कर लिया जाए, इसलिए वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, एनसीपी भी और कांग्रेस भी। चलिए ठीक है, तो आपका ये कहना है कि दूसरी जो गैर बीजेपी पार्टियां हैं वो इस पर सियासत कर रही हैं, पॉलिटिक्स कर रही हैं। हम इस पर भी बातचीत जारी रखेंगे। हमारे साथ इस वक्त एक और ख़ास मेहमान एसडीपीआई लीडर तस्लीम रहमानी साहब भी मौजूद हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, लक्षद्वीप को लेकर लगातार अब कहीं ना कहीं आवाज़ें खुद लक्षद्वीप से ही उठ रही हैं कि उनकी जो अपनी शिनाख्त है उसको मिटाने की कोशिश की जा रही है। आपका इस पर तज्जिया? देखिए, मैंने 18 मार्च को केरल के मल्लापुरम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये इशू रेज किया था। शायद सबसे पहले मुल्क में मैंने ही ये इशू रेज किया था। और
मेरे कुछ सवालात है। ये कहा जा रहा है कि टूरिज्म की इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए और वहाँ के डेवलपमेंट के लिए सारे स्टेप लिए जा रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि लाइकर का लाइसेंसिंग करके कौन सा डेवलपमेंट होगा? तो बीफ को बैन करके कौन सा डेवलपमेंट हम एक्सपेक्ट करते हैं? 2000 लोग जो आंगनबाड़ी के वर्कर हुआ करते थे, कैजुअल हुआ करते थे, कैजुअल लेबर हुआ करते थे, उनको वहां से निकाल के कौन सा डेवलपमेंट होगा? जहां पर जेल खाली पड़ी रहती हो, थानों के पास कोई काम ना हो, वहां गुंडा एक्ट इम्पोज करके कौन सा डेवलपमेंट होगा? वो लोग जो एनआरसी में और सीएए के प्रोटेस्ट पे शरीक थे, उनको अरेस्ट करने का डेवलपमेंट से, टूरिज्म से क्या ताल्लुक है? वो शेड्स जो बने हुए थे मछुआरों के किनारे पे, उनको डेमोलिश करने का कौन सा, विदाउट एनी कंपनसेशन उनको डेमोलिश करने से कौन सा डेवलपमेंट हो रहा है? 70,000 की छोटी सी पॉपुलेशन, 38 किलोमीटर में 70,000 लोग रहते, पीसफुल लोग हैं, कोई क्राइम नहीं है, बहुत ही डाउन टू अर्थ लोग हैं। उनके साथ आप सड़कें चौड़ी कर रहे हैं जिनके पास गाड़ियां ही नहीं है, ट्रैफिक होता ही नहीं है वहाँ आप सड़कें चौड़ी करके आप कौन सा टूरिज्म लाना चाहते हैं? और मैं ये सवाल भी पूछना चाहता हूँ कि जो वहाँ के खाली जजीरे हैं, या जो ये कर्नाटक का जजीरा सबसे बड़ा कहलाया जाता है, वहाँ की जमीनें लीज पे दे के आप खाली वहाँ पर एक डेमोग्राफिक चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि आपको 98% की मुस्लिम पॉपुलेशन की जो ट्रेडिशन है, जो कल्चर्स है, उनको आप टॉलरेट नहीं करना चाहते। दूसरी बात यह कि समझिए कि 1947 में देश जब आजाद हुआ था तो लक्षद्वीप एक इंडिपेंडेंट एक स्टेट था, वहां पर वो ना इंडिया के साथ था ना पाकिस्तान में। वो उसका जो एफिनिटी है वो मालदीव्स के साथ में था। उनके पास ये ऑप्शन थी कि वो मालदीव्स के साथ में जाएं, लेकिन वो मालदीव्स के साथ नहीं गए, वो श्रीलंका के साथ नहीं गए। तस्लीम रहमानी साहब, यानी साफ तौर पर ये लक्षद्वीप की जो अपनी एक शिनाख्त रही है उसको कहीं ना कहीं खत्म करने की, मिटाने की कोशिश। जी, यकीनी तौर पर वही कोशिश है। और आप जो है वहाँ सिटीजनशिप देने का कानून नहीं है, वहाँ जमीन जैसे दूसरी बहुत सारी स्टेट्स पे जमीन नहीं खरीद सकते, आप उसको डाइल्यूट कर क्यों करना चाहते हैं? उससे डेवलपमेंट का क्या ताल्लुक है? डेवलप करना है तो वहाँ की जो फिशरी इंडस्ट्री है आप उसको डेवलप कीजिए। डेवलप करना है टूरिज्म के लिए तो आप खुद ही नए प्लान लेकर आइए कंस्ट्रक्शन के, नई कंस्ट्रक्शन के, नए जिलों पे जो 38 वहाँ पर तकरीबन आइलैंड जजीरे हैं जहां अभी तक अप्रोच नहीं है लोगों की, वहां पर आप अप्रोच। जी तस्लीम रहमानी साहब, आपका भी हमने ये तमाम तर जो यहाँ पर राय थी वो अपने नाज़रीन के सामने रखी है। हमारे साथ एनसीपी के तर्जुमान बृजमोहन श्रीवास्तव जी भी हैं। बृजमोहन जी, बहुत बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे आपका, और एनसीपी का मौक़िफ़ हम जानना चाहेंगे। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लक्षद्वीप मामले को लेकर अब तमाम जो नॉन बीजेपी पार्टियां हैं वो एक हो गई हैं, क्या अपनी बात वो मजबूती से रख पाएंगी? हेलो मैडम, आपकी आवाज बहुत गूंज रही है, थोड़ा मेरे को आवाज साफ नहीं सुनाई दे रही। जी बृजमोहन जी, आपसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। और नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं अमरीश जी भी, अमरीश सक्सेना जी। अमरीश जी, फिशरीज वहाँ की बेहद ख़ास इंडस्ट्री मानी जाती है, एनिमल हस्बेंड्री बहुत ख़ास है, और अगर हम हेल्थ या फिर हम एजुकेशन की भी बात करें तो इन तमाम चीज़ों का अपना एक अलग मुकाम रहा है। क्या इनको छेड़ना ज़रूरी है या फिर इनको हम दूसरे तरीके से तरक्की दे सकते थे? क्षेत्रों की बात, सेक्टर्स की बात उठाइए, एनिमल हस्बेंड्री है, फिशरीज है, एजुकेशन है, कई सारे इस तरह के जो सब्जेक्ट्स हैं ये पहले से पंचायत के हाथ में रहे हैं, क्योंकि ये जिस तरह का आइलैंड है यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है या गवर्नेंस का सिस्टम है वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है। क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा कि सिर्फ एक एमपी है, विधानसभा है नहीं, तो वहां पर कोई रिप्रेजेंटेटिव है नहीं, तो ले दे के पंचायतें हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का सिस्टम है। और ये सारे सब्जेक्ट्स जिनकी अभी आपने बात की, फिशरी से लेके एनिमल हस्बेंड्री, एजुकेशन, सारे एरियाज ये हमेशा से पंचायतें देखा करती थी। अब ये जो एडमिनिस्ट्रेटर साहब हैं ये इसमें चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये सारे जो एरियाज हैं, सारे सब्जेक्ट्स हैं, ये आ जाएंगे आपके एडमिनिस्ट्रेटर के पास।
तो जब एडमिनिस्ट्रेटर के पास आ जाएंगे तो ऑब्वियसली एडमिनिस्ट्रेटर अपने हिसाब से करने की कोशिश करेंगे। देखिए, कोई भी सिस्टम जो एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का सिस्टम है, उसको अगर आप सेंट्रलाइज करने की कोशिश करें और सारी की सारी एडमिनिस्ट्रेटर की पावर्स के लिहाज से देखिए कि एडमिनिस्ट्रेटर की उतनी पावर्स नहीं होनी चाहिए या नहीं रही है अभी तक। हम जितनी भी यूटीज की बात करें, चाहे हम दमन द्वीप से लेके दादरा नगर सर किसी की भी बात कर लें, पुराना इतिहास देखें, एडमिनिस्ट्रेटर हमेशा एक ब्यूरोक्रेट रहा है। तो ब्यूरोक्रेट का रोल बहुत ही सीमित रहा है और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हमेशा इंपॉर्टेंट रही है। तो हमें एक गवर्नेंस के मॉडल के हिसाब से देखना चाहिए कि प्रॉब्लम कहां पे है। ये सारे सब्जेक्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर अपनी जेब में रख के अपने ढंग से चलाना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली जो लोकल लोग हैं उनकी कोई एस्पिरेशंस का रिफ्लेक्शन वहां पे नहीं होगा। जी बिल्कुल। तो और जिनके लिए ये तमाम चीजें जो कहा जा रहा है कि काम किए जा रहे हैं, कम से कम उनकी राय ली जाए, उनको शामिल किया जाए, और यही हम यहाँ पर डिस्कस भी कर रहे हैं। बृजमोहन जी से एक बार फिर से हम बात करने की कोशिश करेंगे। बृजमोहन जी तर्जुमान हैं एनसीपी के। बृजमोहन जी, तमाम तर जो नॉन बीजेपी पार्टीज हैं वो सब अब मिलकर एक मास पिटीशन जो है वो प्रेसिडेंट तक पहुंचाना चाहती हैं लक्षद्वीप मामले को लेकर। इस पर हम आपका रिएक्शन जानना चाहेंगे। देखिए कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में जहां हम ये कहते हो कि हर व्यक्ति के मत का, हर व्यक्ति की आवाज का कोई एक महत्व होता है, वहां आप सिर्फ एक आदमी को इतना अधिकार संपन्न बना दें कि वो अपने एजेंडे को पूरा करने के लिए जो स्थानीय लोगों की जो जन भावना है और उनके जो एक सैकड़ों सालों से जो उनकी एक संस्कृति है उसको जब कोई व्यक्ति तहस नहस करने का फैसला कर ले तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ आवाज उठनी चाहिए और जो भी देश में लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं उन तक जाकर हमको अपनी बात पहुंचानी चाहिए। इस बात को ध्यान में रखकर ही जितने भी लोग प्रशासक श्री पटेल की फैसले से असहमत हैं उन सब लोगों ने फैसला किया। इसमें मैं आपको बता दूं कि खाली विपक्ष के लोग ही शायद शरीक नहीं है, लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो भी भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्य हैं और वो लोग भी इस फैसले से असहमत हैं और वो लोग भी चाहते हैं कि प्रशासक के इस फैसले का विरोध किया जाए। तो मैं सोचता हूं कि ये एक बिल्कुल सही मौका है जो कहना चाहिए इनको 5 दिसंबर 2020 को इनको प्रशासक बनाया गया। ये गुजरात से है, गुजरात में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कैबिनेट में ये गृह मंत्री के रूप में उन्होंने काम किया। तो ये वहाँ की ना तो संस्कृति के बारे में जानते हैं, ना वहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं उनकी जरूरतों के बारे में इनको कोई मालूमात है। अभी ये सिलवासा और यहाँ पे सारा काम कर रहे हैं दमन एंड दीव में, तो उसका रिफ्लेक्शन ये वहाँ देना चाहते हैं और जो उन्होंने वहाँ पे मूलभूत जो वहाँ की जरूरतें हैं उनमें जो बदलाव करने का फैसला किया, मैं सोचता हूँ कि उसका विरोध तो हर व्यक्ति जी। तो आपने बहुत अहम बात ये बताई है कि न सिर्फ तमाम तर सियासी पार्टियां बल्कि खुद जो बीजेपी है उसके भी कई दानिश्वर लोग जो हैं वो इसमें शामिल हो रहे हैं मास पिटीशन के लिए। अब एक बार फिर से शुभेंदु शेखर जी, कहा जा रहा है कि डेयरियां जो हैं यहाँ की जो लोकल डेयरियां हैं उनको बंद किया जाएगा। मिड डे मील में से जो नॉनवेज है वो खाना हटा दिया गया। कहीं ना कहीं जो लोकल हैं उनको ये एहसास दिलाने की कोशिश की जा रही है या फिर उनको ये एहसास हो रहा है कि अब उनका सब कुछ अपना अपना नहीं रहा, पराये लोग जो हैं वो आके वहां पर काबिज हो रहे हैं। इस चीज को आपकी पार्टी के जरिए कैसे उन लोगों के दिमाग से निकालेंगे? है कि एक 27 तारीख को एक मीटिंग थी, कल जो मीटिंग रही है और एक अगली मीटिंग फर्स्ट वीक पे होने वाली है। वहां के सभी लोग जो प्रमुख लोग हैं, जो सभी प्रमुख पार्टियां हैं, उनके साथ मिलकर ये कानून बनाए जाएंगे जिसमें दोनों चीजों का बैलेंस होना चाहिए। आप भी मानते हैं कि उन सब एरिया का डेवलपमेंट भी हो, बिल्कुल, और उस जगह की जो अपनी मूल संस्कृति है उसको भी कोई नष्ट ना करे जी। क्योंकि डेवलपमेंट को हम रोक देंगे, संस्कृति को बचा के रखेंगे तो हम बहुत पीछे भी रह जाएंगे। इन दोनों को कैसे बैलेंस बनाया जाए, इसकी मीटिंग है और इसको मेरे को लगता है कि अगले 7, 8, 10 दिन के अंदर, और केंद्र भी इस सब चीजों को बहुत ध्यान से देख रही है और वहां के जो लोकल इश्यूज हैं, जो लोकल हैं, चाहे वो एनसीपी पार्टी के एमपी कह रहे हैं, हमारे भाजपा के लोगों को भी आपने बताया कि वो लोग भी कुछ अपने सजेशन दे रहे हैं, तो ऑल पार्टी की मीटिंग के थ्रू हम इसको डिसाइड करेंगे, उसके बाद ये इंप्लीमेंट करेंगे। जी बिल्कुल। तो बातचीत का अमल बहरहाल जारी है, ये एक अच्छी बात आपने बताई है। तस्लीम रहमानी साहब,
आपसे जानना चाहेंगे, मिड डे मील से नॉनवेज हटा देना, या फिर अगर हम देखें दूध की जो मकामी डेयरियां हैं उनको कहीं ना कहीं बंद करवा देना, गुंडा एक्ट की जो बात की जा रही है वो भी ऐसे मुकाम की जहां पर क्राइम था ही नहीं, जीरो था। इसी तरह की तमाम तर चीजें लगातार बाकायदा सामने आ रही हैं। किस तरह से वहां के अवाम को ये समझाया जाएगा कि उनके ऊपर चीजें थोपी नहीं जा रही हैं बल्कि उनकी तरक्की के लिए ये किया जा रहा है? देखिए, डेवलपमेंट जो है वो एवर इंक्रीजिंग एक प्रोसेस है, कभी भी खत्म नहीं होता। डेवलपमेंट जैसे जैसे सोसाइटी बढ़ती है, डेवलपमेंट की जरूरत बढ़ती है, और डेवलपमेंट को चैलेंज नहीं किया जा सकता कि डेवलपमेंट ना किया जाए। लेकिन डेवलपमेंट का करने के अपने एक तरीके होते हैं। वहां पर आप डेयरी को, जो वहां का फिशरी के बाद दूसरा ट्रेड है, आप उसको अगर खत्म करें तो जाहिर है कि एक आम आदमी की जो ट्रेड है उसको छीनना है, तो डेवलपमेंट नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि मिड डे मील से आप जो गोश्त खाने वाली वहाँ एक कम्युनिटी रहती है जो मांसाहारी है, आप उसका जो कल्चर है, उसका जो ट्रेडिशन है, आप उसको क्यों चेंज करना चाहते हैं डेवलपमेंट के नाम पर? उसका डेवलपमेंट से क्या लेना देना है? आप गोवा में देखिए 2% सिर्फ मुस्लिम पॉपुलेशन है, 98% में हिंदू और क्रिश्चियन भाई हमारे रहते हैं। वहाँ तो बीफ बैन नहीं है। आपने पूरे नॉर्थ ईस्ट में नहीं किया है, वो इन केरल बराबर में स्टेट है, वहाँ कहीं नहीं है। आप वहाँ पर क्यों करना चाहते हैं, इसका कोई जवाब नहीं है। जो एडमिनिस्ट्रेटर साहब हमारे हैं, इन्होंने ये पाबंदी लगाई कि 2 या 2 से ज्यादा बच्चे जिनके हैं, 2 से ज्यादा, वो पंचायत का इलेक्शन नहीं लड़ सकते। इसका डेवलपमेंट से क्या ताल्लुक है? इसी तरह यही साहब दादर नगर हवेली में और दीव और दमन में भी ये एडमिनिस्ट्रेटर है, एडिशनल चार्ज इनको यहाँ का भी दे दिया गया। कोई और भारत में आदमी नहीं बचा है कि आप सारे ब्यूरोक्रेट इतने कम हो गए कि हम एक ही आदमी को सारी जो है ये यूनियन टेरिटरी समंदर के बीच की जो है उठा के लिए जा रहा है, वो भी वो आदमी जिसके ऊपर अबेटमेंट टू सुसाइड के इल्जामात हैं, कत्ल के इल्जामात हैं। तो ऐसे एक आदमी को वहाँ पॉलिटिकल, पहले कभी कोई पॉलिटिशियन वहाँ एडमिनिस्ट्रेटर नहीं रहा, अब आपने उनको भेजा और भेजते ही फिर वो उन्होंने बैठते ही इस किस्म के डिसीजंस लेने शुरू किए, लोगों में खौफ और हिरास पैदा करके आप कौन सा डेवलपमेंट करना चाहते हैं अपने? जी, तो लोगों में खौफ हिरास नहीं होना चाहिए। ब्रिज मोहन जी, इस पर हम बहुत जल्दी आपसे जानना चाहेंगे कि अगर मामला जो है वो तमाम तर पार्टियां एक साथ नहीं कर पाती हैं, अपनी बात नहीं रख पाती हैं, तो फिर आगे क्या? देखिए, मैं जहां तक समझता हूं, जो भी अभी ये सारे प्रस्ताव भारत सरकार के समूह से चूंकि लंबित हैं जी, और मुझे ऐसा लगता है कि भारत सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं, चाहे वो आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह साहब, चाहे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हो, निश्चित रूप से उनको ये आवाज सुनना पड़ेगी। क्योंकि लोकतंत्र में यदि वो लोगों की बात का ध्यान नहीं रखेंगे तो अंततोगत्वा इसका परिणाम उनको भुगतना भी होगा। मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहता हूँ कि प्रशासक जो हैं प्रफुल्ल खेड़ा पटेल साहब, इनके बारे में एक वहाँ के सांसद थे जिन्होंने मुंबई में सुसाइड किया था, मोहन डेलकर जी। ब्रिज मोहन जी, हमारे पास चूंकि वक्त की बेहद कमी है तो हम अपने तमाम तर जो मेहमान हैं, मुअज़्ज़िज़ तरीन मेहमान, उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे और आगे भी हम इस पर बातचीत करते रहेंगे। तस्लीम रहमानी साहब, अमरीश सक्सेना जी, साथ ही साथ शुभेंदु शेखर जी और ब्रिज मोहन जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे न्यूज़ 18 उर्दू की इस खुसूसी पेशकश में अपना कीमती वक्त देने के लिए। आज की इस खुसूसी पेशकश में इतना ही। आदाब।